जय हिंद साथियों, एडू पांडे की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार और स्वागत है। आज आपके लिए एक नया वीडियो हम लेकर के आए हुए हैं, जो वीडियो संविधान से रिलेटेड है और संविधान में भी यह आपको बताएगा मौलिक अधिकार के बारे में। क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वह भारत के सभी जनता को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको मिली हुई है। और यह मौलिक अधिकार जो है ये इसकी जानकारी हमको भाग 3 से प्राप्त होती है। आपको पता होगा कि संविधान जो है उसका 3 अंग होता है, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। तो भाग 3 जो है यह हमको बताता है किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद की अगर बात करें तो यह 12 से 35 तक जो है हमें मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार को कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यह मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सामान्य तौर पे जो मौलिक अधिकार हैं इसको जानने के लिए हमको क्या करना होता है कि याद करते हैं, रटते हैं। लेकिन एक साधारण सा बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपके सामने हम लेकर के आए हुए हैं। इस ट्रिक के आधार पर आप हमेशा के लिए मौलिक अधिकारों को अपने जबान पे रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है? अब देखिए, लिखा हुआ है समस्व शोध। समस्व माने समूचा, पूरा। शोध धर्म और संस्कृति के उपचार के लिए है। ट्रिक क्या है? समस्व शोध धर्म और संस्कृति के उपचार के लिए है। इसमें स्वम को अलग कीजिए, स्व को अलग कीजिए, शोध को अलग कीजिए, धर्म को अलग कीजिए, संस्कृति को अलग कीजिए और उपचार को अलग कीजिए। ये जो 6 शब्द हैं, यही 6 शब्द हमको जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताते हैं। जब हमारा संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया था तो उस समय मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वह कितनी थी? मौलिक अधिकारों की संख्या उस समय 7 थी, जो वर्तमान में घट करके 6 हो गई है। एक समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाकी जो 7वां था वह संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो था वह हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, जो अनुच्छेद 19 के F में और अनुच्छेद 31 में वर्णित था। इसे 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में भारतीय संविधान से हटा करके, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटा करके कहां डाल दिया गया? तो 300A में डाल दिया गया, जो अभी के टाइम में हमारा कानूनी अधिकार हो चुका है। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स जो है यहाँ पे आपको मैंने बताया कि इसको जो है सो हमारे संविधान की श्रेणी से, वर्तमान टाइम में मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कहां डाला गया है? तो संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए अब हम आते हैं मौलिक अधिकार के ऊपर। सबसे पहला है सम। सम से है समता का अधिकार, समता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णित है। दूसरा है स्व। स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। तीसरा है शोध। शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बच्चे जो है याद करते करते बोलते हैं शोषण का अधिकार, तो वह गलत होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है और यह वर्णित है संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला है धर्म, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह जाता है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। उसके बाद है संस्कृति, यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो वर्णित है 29 और 30 के अंतर्गत। और सबसे छठा जो है अंतिम, वह है उपचार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 5 नंबर है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब पीसीएस वगैरह की तैयारी कीजिएगा तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सामान्य तौर पे आपके दोस्त वगैरह होंगे, उनसे पूछिएगा तो उनको नहीं पता होगा। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि जो हमारा मौलिक अधिकार है इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए है, केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार वर्णित है? तो 5वां मौलिक अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 जो है यह केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के धार्मिक जनजातियों के शिक्षा और उनके जो है संस्कृति की रक्षा के लिए वर्णित किया गया है। बाकी सभी मौलिक अधिकार जो है यह सभी प्रकार के कास्ट के लिए, सभी प्रकार के धर्म को मानने वालों के लिए वर्णित है। लेकिन केवल और केवल 5वां मौलिक अधिकार, यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है यह किसके लिए है? अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। ठीक है,
अब ये तो आपका हो गया, चलिए एक साथ में आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। कैसे पढ़िएगा? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अगर 2-3 बार 4 बार आप पढ़िएगा तो आपके जबान पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप ट्रिक को ध्यान रखिएगा। तो सम से समता का अधिकार, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। ठीक है। अब चूंकि इससे तो काम चल रहा नहीं है, चूंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो सीधा पूछता है कि अनुच्छेद 18 क्या बताता है, तो उस हिसाब से भी हमको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं जो आपका बताता है समता का अधिकार किसको। समता का अधिकार इसी को आप कह सकते हैं समानता का अधिकार भी। समता का अधिकार बोला जाए या समानता का अधिकार बोला जाए, दोनों बात क्या है? बराबर है। लेकिन कैसी समानता, हमें बताइए। मैं टीचर हूं, आप अगर पढ़ रहे हैं, हमसे स्टूडेंट है, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई राष्ट्रपति होता है, कोई किसान होता है, कोई जवान होता है। कैसी स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता किस बात की? सब लोग तो अलग अलग है। सॉरी, समता किस बात की, समानता किस बात की? सब लोग अलग अलग है। तो समानता इस बात की कि हम सभी जो है कानून के समक्ष समान हैं। यानी कानून के दायरे में अगर हम आते हैं तो उस समय जिस दृष्टि से एक राजा महाराजा को देखा जाएगा, उसी दृष्टि से एक भिखारी को देखा जाएगा। जिस दृष्टि से कानून जो है राष्ट्रपति को देखेगी, उसी दृष्टि से एक आम इंसान को भी देखेगी। यानी कि समानता का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसके समक्ष समानता? तो कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष हम सभी क्या हैं? बराबर हैं। जैसे मैंने लिखा था उस तरह से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद पहला नंबर लिखिएगा समता का अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इसके आर्टिकल्स को हम लोग यहां पर तोड़ेंगे। इसमें आप देखिए समानता का अधिकार जो है, इसमें आर्टिकल कौन कौन आता है? 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये जो है 5 जो अनुच्छेद हैं, यह आपको समता के अधिकार के अंतर्गत वर्णित हैं। जिसमें से सबसे पहला यानी कि आर्टिकल 14 जो है, यह हमको क्या बताता है? तो आर्टिकल 14 हमको बताता है किसके समक्ष समानता? तो विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष, विधि मतलब होता है कानून। कानून के समक्ष समानता की बात कौन करता है? तो अनुच्छेद जो है वह 14 करता है। 15 हमें बताता है कि जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या बताता है कि जाति, लिंग और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वह नहीं किया जाएगा। कहां पर? हमारे भारत में। अनुच्छेद 16 यह बताता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी, इसको सीधा सीधा आप समझ सकते हैं। सरकारी नौकरियों में जो है सो अवसर की समानता हमको देता है कौन? अनुच्छेद 16। लोक नियोजन में समानता का अधिकार हमको अनुच्छेद 16 देता है। यही कारण है कि आप जब फॉर्म निकलता है तो उसमें देखते होंगे कि ऐसा नहीं लिखा रहता है कि इसको केवल जो है सो मुस्लिम भर सकते हैं, इसको केवल हिंदू भर सकते हैं। ऐसा कहीं आपको दिखा हुआ, वर्णित किया हुआ नहीं मिलता है, क्योंकि हमको लोक नियोजन में समानता का अधिकार आर्टिकल 16 प्रदान करता है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। एक्चुअली अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है। छुआछूत का जो है सो अंत हमारे संविधान में बताया गया है। जैसे पहले के टाइम में आप देखते होंगे, आप अपने घर में जब होते थे, हम लोग जब बच्चे थे, तो उस दौर में अगर कोई हमारे खेत में काम करने वाले किसान हमारे घर पे आते थे तो आप देखते होंगे कि वो चप्पल घर से बाहर खोलते थे, अंदर आते थे तो हम लोग चेयर पे, बेड पे बैठे रहते थे, वो नीचे बैठते थे। तो वो सब क्या है? एक तरह से छुआछूत का ही तो मसला है, जिसका अंत करने की बात कानून के तहत कही गई है। हालांकि आज भी जो है सो थोड़ी बहुत चीजें चलती ही हैं। जैसे छठ पर्व में या शादी विवाह में आप देखते होंगे कि डोम जो होते हैं वो अगर सूपा लेकर के आते हैं या कोई ऐसा सामान लेके आते हैं तो हम लोग बोलते हैं नीचे रख दीजिए। वो नीचे रखता है, हम लोग फिर उठाते हैं नीचे से, उसके हाथ से डायरेक्ट नहीं लेते हैं। थोड़ी बहुत अभी भी हमारे मानसिकता में जो घुली मिली चीजें हैं वो अभी है, धीरे धीरे ये भी क्या होंगी? समाप्त हो जाएंगी। तो अस्पृश्यता का अंत आपको आर्टिकल 17 बताता है। एक और चीज, अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि भाग 17 क्या बताता है? देखिए, मैं यहां पे चर्चा इसलिए कर रहा हूं भाग 17 की, क्योंकि भाग 17 बहुत फेमस पॉइंट है। और होता क्या है कि एग्जाम में आपको दे देगा भाग 17 क्या बताता है, लेकिन हमारे दिमाग में 17 का इमेज बनता है, क्योंकि 17 बार बार पढ़े होते हैं अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, तो हम बिना पूरा पढ़े सीधे 17 देखें और अस्पृश्यता के अंत में टिक मार देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा
कि आप जो है सो अस्पृश्यता के अंत में टिक न मार करके आपको जो है सो भाग 17 अगर पूछता है, कहने का मतलब कि क्वेश्चन आप पूरा पढ़ के तब आंसर दीजिए सही तरीके से। भाग 17 जो है यह क्या बताता है, तो यह बताता है आपको किसके बारे में, राजभाषा के बारे में। यानी कि भारतीय संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है उन भाषाओं के बारे में जानकारी हमको कहां से प्राप्त होती है, भाग 17 से प्राप्त होती है। ठीक है। और 18 जो है यह आपको बताता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है। भाग 18 सॉरी अनुच्छेद 18 हमको बताता है उपाधियों के अंत के बारे में। यानी कि अब जो है किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाती है। देखिए प्रधानमंत्री आपके दिमाग में आता होगा, प्रधानमंत्री उपाधि है, लेकिन उपाधि नहीं, वह पद है, पोस्ट है। उपाधि का मतलब हुआ जैसे महात्मा गांधी को हमने राष्ट्रपिता कह दिया, तो इस तरह की उपाधियां जो है यह अब नहीं दी जाती हैं। किसके अनुसार, संविधान के अनुसार, सरकार के अनुसार। सरकार किसी को इस प्रकार की उपाधि नहीं देता है। ठीक है। और आपको एक चीज जान करके आश्चर्य होगा कि भले हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी है। संविधान में इसका जिक्र नहीं है। अभी ट्रेंड चल चुका है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये अलग बात है, लेकिन संविधान जो है उपाधियों का अंत कर चुका है, जिसके कारण संविधान में जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं माना गया है। ठीक है। यानी कि आप जो है यहां पर देख लिए समता के अधिकार के बारे में। 5 प्रकार की समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। एक बार और सुनिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। 14 क्या बताता है, 14 बताता है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने हम सब क्या हैं, बराबर हैं। उसके बाद 15 क्या बताता है, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। 16 जो है वह बताता है उपाधियों 16 जो है वह लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है सरकारी नौकरियों में। 17 जो है वो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत के बारे में बताता है। और जो 18 है वह हमको क्या बताता है, उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। यानी कि सारे प्रकार की उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया। सारे प्रकार की उपाधियों को जो है वो फिनिश कर दिया गया है। चलिए ये तो था पहला। दूसरा हमने देखा था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। दूसरा जो है वह क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हमको क्या देता था, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता था। दूसरा नंबर, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। इसका अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन कौन सा है इसमें, 19 से लेकर के और 22 तक का जो अनुच्छेद है वह हमको क्या बताता है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हमको जो है जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। अब एक चीज हमको बताइए कि यहाँ पे जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, यानी कि 4 अनुच्छेद जो है, 4 जो आर्टिकल है वह आपको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और मैंने पिछला वीडियो जो है वह किससे रिलेटेड डाला है, अनुच्छेद 19 से रिलेटेड डाला है। आप उसको जो है सो पीछे वाले वीडियो में जाकर के कवर कर लीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यह बताता क्या है। एक्चुअली यह जो बताता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 19 हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 20 जो है यह हमको क्या बताता है, तो यह बताता है दोषी को सुरक्षा, दोषी को सुरक्षा। यानी कोई व्यक्ति जिसको सजा हो चुका है या जिसको दोषी पाया जाता है उसको जो है सो सुरक्षा देने का बात यहाँ पे कहा गया है। आर्टिकल 21 जो है यह हमको देता है जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। और आर्टिकल 22 जो है यह हमको क्या बताता है, तो आर्टिकल 22 जो है यह हमको बताता है गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता, गिरफ्तारी के संबंध में। ठीक है। यानी कि 4 आर्टिकल्स हमारे पास है। अनुच्छेद 19 हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसको आप पीछे के वीडियो में जाके देख लीजिएगा। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमारे पास जो है 6 प्रकार की है। तो उन 6 प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हमने क्या कर रखा है, आर्टिकल 19 में जो सो आर्टिकल बना करके डाल दिया हुआ है, एक वीडियो बना करके। दोषी को सुरक्षा,
यह देखने में थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन दोषी को सुरक्षा जो है किस प्रकार से दिया जाएगा, किस प्रकार से किसी दोषी को सुरक्षा हम प्रदान करेंगे, आपके दिमाग में तो आएगा कि अगर दोषी है, उसने गलती किया है, तो उसको हम सुरक्षा क्यों देंगे। लेकिन एक चीज हमें समझिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हर किसी को जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, हर किसी को स्वतंत्र रूप से जीने का पूरा अधिकार है। तो उस स्थिति के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता उसको वहां पे सौंपी गई है। पहली स्वतंत्रता जो है वह यह बताती है कि उसको सजा उसी समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा जिस समय उसने दोष किया रहा होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी भी प्रकार का अगर केस चलता है तो उसको चलने में लगभग 5 साल, 10 साल, 15 साल तक लग जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई कांड 2009 में हुआ हो और उसको सजा जो है 2020 में मिल रही हो, और मान लेते हैं, जस्ट एक इमेजिन करके देखते हैं कि मान लेते हैं कि 2009 में अगर किसी ने जो है किसी को गोली मारी है, किसी का मर्डर किया है, तो उसके लिए अगर 7 साल का प्रावधान था, 7 साल कारावास का सजा था, और 2020 में यह जो है सो बदल चुका है 14 साल में या फिर फांसी में, इसमें फांसी में बदल चुका है, तो उस स्थिति में बंदे ने 2009 में कांड किया था तो 2009 के अनुसार ही 2020 में उसको सजा मिलेगा, ना कि 2020 में 14 साल की सजा या फांसी की सजा उसको मुकर्रर की जाएगी। ये सबसे पहला स्वतंत्रता दिया जाता है किसको? दोषी को। दूसरा स्वतंत्रता जो है वह क्या देता है कि खुद की गवाही के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। अब फिल्म वगैरह में देखते होंगे पुलिस जो है सो पटक पटक के मारने लगती है कि बताओ, बोलो तुमने चोरी किया था, तुमने गलती किया था। एक फिल्म है दिल जले, शायद फिल्म में अजय देवगन का, जिसमें उसको जेल में बंद करके उसके पिताजी को मारा जाता है, उसको ही बोला था कि तुम बताओ तुमने ही गलती किया या स्वीकार करो। तो आप सुनते भी होंगे कि पुलिस की गवाही जो है यह अदालत में मान्य नहीं होता है, किसी के कारण कि कहीं पुलिस ऐसा तो नहीं कि टॉर्चर करके उससे गवाही ली हुई हो। यानी कि दूसरा आपको अधिकार देता है किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दोषी को खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा आपको क्या बताता है कि एक अपराध के लिए दोषी को एक ही बार सजा मुकर्रर किया जाएगा, यानी कि एक अपराध के लिए 2 बार उसको सजा नहीं दिया जाएगा। अगला है आर्टिकल 24, जो हमको क्या बताता है? जीवन जीने का अधिकार देता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्राण या एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार। इस जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आप देखते हैं कि कहीं पे अगर मार्शल लॉ लग जाता है या फिर कहीं पे कर्फ्यू लग जाता है या धारा 144 लग जाता है, तो उस समय भी 1 घंटे 2 घंटे का छूट दिया जाता है ताकि लोग साग सब्जी खरीद के अपने घर में रख ले। ठीक है, बाकी मौलिक अधिकार जो है वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों काम कर रहा होता है। अब आपसे एग्जाम में ये एक बात पूछ दिया जाता है, इस बात को आप नोट में लिखेंगे कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत कार्यरत रहता है। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है यह मौलिक अधिकार हमको हमारे पास आपातकाल के दौरान भी रहता है। बाकी सारे मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान अपने आप क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और अगला है आर्टिकल 22, जो हमको बताता है गिरफ्तारी के संबंध में। गिरफ्तारी के संबंध में क्या बताता है? यह भी 3 प्रकार की बातें हमको बताता है। पहला कि किसी को अगर गिरफ्तार किया गया तो उसको कारण पूछने का अधिकार है, वह कारण पूछ सकता है कि हमको गिरफ्तार क्यों किया गया है। दूसरा यह बताता है कि 24 घंटा के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन औरत के केस में ऐसा नहीं होता है। औरत को शाम के टाइम में नहीं गिरफ्तार किया जाता है, औरत को रात में आप थाने में नहीं रख सकते हैं, जबकि पुरुष को रात में थाने में आप रख सकते हैं। और तीसरा बताता है कि मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार उसको दिया जाएगा, यानी कि जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, यानी कि वह क्या कर सकता है? अपना वकील जो है सो मनपसंद का वकील क्या कर सकता है? चूज कर सकता है, चुन सकता है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। और अगला जो 4 प्रकार का मौलिक अधिकार है, अगले वीडियो में जो है सो उन 4 मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो कोशिश करते हैं कि आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट वगैरह की भी व्यवस्था करी जाए, क्योंकि बिहार पुलिस वगैरह जो है रेलवे तो एग्जाम नहीं रहा है, बिहार पुलिस भी आपका डेट निकाल चुका है। तो कोशिश ये हो, चूंकि जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इन सब एग्जाम्स के लिए, तो ये जरूरी है कि जीके जीएस आपका जो है सो सही ढंग से क्लियर हो। चलिए थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।